हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह जीएस टीचर जीनियस क्लब से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि अभी फॉर्म निकला था एसएससी जीडी का और आप सभी ने ये फॉर्म फिलअप किया होगा। तो यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप लोग कुछ लोग नए नए होंगे, कुछ लोग पहले से भी दे रहे होंगे। आप लोग को आइडिया ये नहीं होगा कहाँ से जीएस में क्वेश्चन कहाँ से होता है, कैसे होता है, क्या होता है। तो इसको जानने के लिए हम लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना होगा। तो आइए बिना टाइम बेकार किए हुए हम लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है। ओके दोस्तों, तो लेट्स स्टार्ट। तो यहां मेरा पहला क्वेश्चन है, द चौरी चौरा इंसिडेंट हैपेन इन द मॉडर्न स्टेट ऑफ। कहने का मतलब यह है कि चौरी चौरा कांड जो हुआ था आधुनिक राज्य के, मतलब कि प्रेजेंट राज्य वो कौन सा है जहां पर ये हुआ था। तो ये जानने के लिए पहले हमको जानना होगा कि चौरी चौरा जो है ये है क्या, आखिर किस चीज का नाम है चौरी चौरा। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो चौरी चौरा जो है दो गांव का नाम है, एक चौरी और एक चौरा। ये दोनों जो गांव है आपके पड़ते हैं उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, वहां पर। अब चौरी चौरा की क्यों पॉपुलर है, तो हुआ ये था जब गांधी जी चला रहे थे सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। उस समय वहां पर चौरी चौरा में कुछ लोग जो थे, मतलब आंदोलनकारी लोग थे, जो वो क्या किए कि पुलिस से उनका झड़प हो गया। अब बहुत झड़प की, बहुत भयंकर हो गया। इसमें हुआ ये कि पब्लिक जो थी, आम पब्लिक जो असहयोग आंदोलन कर रही थी, उन्होंने चारों तरफ से पुलिस को घेर लिया, थाना को घेर लिया और थाना में आग लगा दिया। ये घटना घटी थी 4 फरवरी यानी 4 फरवरी 1922 को। और उस दिन किया क्या लोग कि पूरा थाना को आग लगा दिया, जिसमें टोटल 22 लोगों की जल के मृत्यु हो गई थी। आगे इसमें यह हुआ, इसमें लगभग 200 पीपल को फांसी की सजा सुनाई गई। ये भी एक अपने आप में मिसाल है कि 200 लोगों को एक बार में फांसी की सजा सुनाया गया। आगे इसमें क्या हुआ कि हमारे जो थे वकील जो थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने वो केस लड़े इसके लिए, और 151 लोग को बाइज्जत बरी करा दिया गया। बाकी कुछ लोगों को, जैसे कि 19 लोग को मिला फांसी और कुछ लोग को उम्र कैद, किसी को 8 साल 10 साल का सजा हुआ। तो इस तरह से चौरी चौरा कांड हुआ था। और इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे महात्मा गांधी जी क्या किए, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बोला होगा क्या आपका, उत्तर प्रदेश। ओके, आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य, मतलब कि प्रसिद्ध ओडिसी डांस किस डांस का पूर्ववर्ती है। तो दोस्तों ये है गोटीपुआ। आज के पहले नहीं, बहुत साल पहले ओडिसी नाम का डांस नहीं था, वहां क्या था, गोटीपुआ। आज जो है उसका नाम क्या है, ओडिसी नृत्य, मतलब ओडिसी डांस फॉर्म हो चुका है स्टेट के नाम पर, जो कि उड़ीसा स्टेट है, उड़ीसा राज्य है, वहां का ये डांस फॉर्म है। ठीक है, उड़ीसा जो है एक भारत का अंग है, राज्य है, और वहां का ये डांस फॉर्म क्या है, ओडिसी, जो पहले क्या था, गोटीपुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का क्या, गोटीपुआ। अब दोस्तों ऐसा है कि कुछ और नाम भी दिए हैं डांस फॉर्म का, जो किसी न किसी स्टेट का तो होगा ही। आइए जानते हैं। पहला क्या है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है हमारे देश के आंध्र प्रदेश एक स्टेट है, वहां का ये डांस फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी डांस बहुत ही फेमस है, ये एक क्लासिकल डांस भी है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, भांगड़ा। तो भांगड़ा जैसे बात आती है, भांगड़ा तो आदमी का दिमाग एक ही याद आता है कि पंजाब। क्यों भाई, ये पंजाबी लोग जो है बहुत ही खुश मिजाज होते हैं, और हर खुशी में, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे मूर्ति का विसर्जन करने जा रहे हो वहां पर, चाहे शादी का पार्टी हो, वहां भांगड़ा ना बजे ऐसा होता ही ना हो। तो पंजाब जो भारत का एक राज्य है, उत्तर में पड़ता है, ठीक है, वहां का डांस फॉर्म क्या है, भांगड़ा है। नेक्स्ट डांस फॉर्म दिया है भरतनाट्यम। तो दोस्तों भरतनाट्यम जो है वो हमारे एक स्टेट है भारत का, तमिलनाडु, साउथ में पड़ता है। तो तमिलनाडु का डांस फॉर्म क्या है, भरतनाट्यम। जनरली ये साउथ में ही परफॉर्म किया जाता है, वहां के हिंदू लोगों का ये डांस फॉर्म है। ओके दोस्तों, तो भरतनाट्यम जो है
वो तमिलनाडु का डांस फॉर्म है। चलिए इस क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन किया, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र से मिलकर बनता है। जैसे ही बात करते हैं इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बनता किससे है? तो इकोसिस्टम जो है केवल हमसे नहीं है, केवल जीव जंतु से नहीं है, ये सब कुछ मिला करके बनता है। नाम है क्या? इकोसिस्टम। तो हमारे उत्तर हो जाएगा इसका क्या? जीवित जीव और भौतिक कारक। इट मीन्स दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल फैक्टर्स जो है दोनों मिल करके ही बनाते क्या है हमारे इकोसिस्टम को। ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ सिर्फ लिविंग थिंग बनाते हैं, नहीं नहीं, ना ये अकेले बना सकते हैं और ना ही अकेले बना सकते हैं। जब दोनों मिलते हैं तब जाके कहीं बनता क्या है? इकोसिस्टम। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों जीवित जीव और भौतिक कारक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहां दिया है खट्टा स्वाद वाला भोजन किस प्रकृति का होता है? तो नाम ही क्या है? खट्टा। तो खट्टा स्वाद वाला भोजन जैसे बात करें तो फ्रूट होते हैं जो ऑरेंज हो गए, मौसमी हो गए, लेमन यानी नींबू, और भी खट्टे सारे बहुत सारी चीज है। तो जो खट्टा चीज आता है तो उसमें जो पाए जाते हैं वो होते हैं क्या? अम्लीय। इन इंग्लिश बोले तो एसिडिक अम्ल। ओके, तो अम्लीय गुण होते हैं उसका। क्या होते हैं? प्रकृति अम्लीय होते हैं। और वही बोल दे क्या? तीता में क्या होता है? खट्टा तीता। जनरली दो को खाया जाता है, खट्टा में क्या आता है, तीता में क्या आता है। और तीता बोले तो उसमें क्या होता है? बेसिक होता है। ओके दोस्तों, तो बेसिक जो है वो तीता वाला पार्ट में होता है और खट्टा वाला में क्या होता है? एसिडिक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि बंगाल में सरकार की दोहरी व्यवस्था के दिमाग की उपज थी। ओके, द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, मतलब किसके दिमाग की उपज थी ड्यूअल सिस्टम? आज भी देखिए हमारे देश में, हमारे देश भारत में अभी भी देखिए आप ड्यूअल सिस्टम है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है हर जगह। तो ये फर्स्ट टाइम जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो बंगाल में किया था, जो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर थे। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर थे, उनका नाम क्या था? लॉर्ड क्लाइव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लॉर्ड क्लाइव, जो कि बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ओके, तो बंगाल में सरकार की दोहरी व्यवस्था कौन किया था भाई? लॉर्ड क्लाइव ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची जो है उसमें जो किया गया बात किसका? लैंग्वेज का, कि कितने लैंग्वेज जो है हमारे देश के अंदर जिसको उस सूची में रखा गया है। तो दोस्तों इसमें 22 लैंग्वेज है टोटल। हर स्टेट का अपना अपना लैंग्वेज होता है, लेकिन हर लैंग्वेज को उसमें शामिल नहीं किया गया है। जो मेन लैंग्वेज है, जो सबसे अधिक बोले जाते हैं, जिसमें राइटिंग होता है, उसको ही लिया गया है इस सूची के तहत। और टोटल लैंग्वेज जो है 22 है। कितना दोस्तों? 22। तो बोल सकते हैं हम क्या कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई है। कितना दोस्तों? 22 भाषाएं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए यहां पर बहिर्मुखी चट्टानें निम्न प्रकार की होती है। देखिए बात करते हैं चट्टान से, तो पहले जानना जरूरी है कि चट्टान ये क्या चीज क्या है, कहां से आया, कैसे आया, क्या हुआ। तो चट्टान जो है सबसे पहले जो बना था, आप लोग देखा होगा, जो लावा निकलता है, मैग्मा जिसे बोलते हैं, कहीं कहीं बहुत सारी जगह ऐसा ज्वालामुखी निकलता है ना, जो उसमें लावा निकलता है ना, वो जो होता है क्या? धरती के अंदर से निकलता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारी धरती अभी भी ठंडी नहीं है। ऊपर लगता है आपको ठंडी है, लेकिन नीचे से बहुत गर्म है, और वहां कुछ ना कुछ हलचल होते रहता है। तो ये जो है बहिर्मुखी चट्टान जो है, ये जो होती है पार्ट किसकी है? आग्नेय चट्टान की। अब आग्नेय चट्टान जो है ये कैसे बनती है? जो मैग्मा है, लावा जो है, जो ऊपर तक आती है, उसमें से कुछ पार्ट जो है धरती के ऊपर आके बनाते हैं क्या? परत बनाते हैं। तो धरती के ऊपर परत बन जाता है, उसे बोलते हैं क्या हम लोग? बहिर्मुखी। और कुछ पार्ट जो होते हैं ऊपर से नीचे से ऊपर आते हैं, लेकिन ऊपर नहीं आ पाते हैं, अंदर ही ठंडे हो जाते हैं। जो अंदर ठंडे हो गए वो क्या हो गए? इंद्रमुखी। बहिर्मुखी जो बाहर आ गया धरती पर, इंद्रमुखी जो अंदर रह गया। तो आग्नेय शैल जो है, जो आग्नेय चट्टानें जो है, ये क्या है? 2 टाइप के होते हैं।
ठीक है, कौन कौन? बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। ठीक है, तो क्वेश्चन तो दिया है क्या कि बहिर्मुखी चट्टानें निम्न प्रकार की होती है, तो भाई साहब ये होती हैं क्या? आग्नेय। लेकिन पॉइंट यहां पर ये दोस्तों कि यहां पर 3 और नाम दिया हुआ है। एक है क्या? अवसादी, दूसरा क्या है? जीवाश्म, तीसरा क्या है? कायांतरित। तो पॉइंट ये कि ये भी तो चट्टान है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो अवसादी सेल है, ये जो है आपका क्या होता है कि आग्नेय सेल जो है अपना टूट टूट के छोटा टुकड़ा हो जाता है। बारिश हुआ, पानी हुआ, तूफान आया, बहुत आता है और टूट के एक जगह हो जाते हैं और एक अवसाद का निर्माण करते हैं। उस अवसाद को क्या बोलते हैं हम लोग? अवसादी चट्टानें। ओके दोस्तों, इसमें पेट्रोलियम की जो होती है ना, पेट्रोलियम बहुत अधिक मिलता है। कहां पर? अवसाद में। ओके, और अवसादी और आग्नेय दोनों पूरा हीट हो जाते हैं, हीट होकर के एक में मिल जाते हैं और मिलने से जो बनता है वो क्या होता है? कायांतरित। मतलब कि आग्नेय और अवसादी दोनों मिल जाते हैं जब, तो कायांतरित चट्टान का जन्म होता है। ओके, बाद में ये भी कुछ दिन तक रहने पर फिर मेल्ट हो जाते हैं, फिर मेल्ट होकर के फिर से बन जाएंगे अग्नि चट्टान, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? शैल चक्र। मतलब कि चालू हुआ अग्नि से, फिर अग्नि से क्या बना? अवसाद बना, अवसाद से बना कायांतरित, और कायांतरित से फिर बन गया क्या? अग्नि। उसके बाद की बात है, एक बच रहा है जीवाश्म। नाम ही क्या है? जीवाश्म। तब जीव जंतु, जो जीव है, हम लोग बड़ा बड़ा जानवर जो थे बहुत सारे पहले मर गए, मर के हड्डी बन गए। हड्डी जो होता है कुछ सड़ गल जाता है और उससे जो बनता है चट्टान, वो क्या होता है? जीवाश्म चट्टान। ओके दोस्तों, ये 4 चीज था: अवसादी चट्टानें, जीवाश्म चट्टानें, कायांतरित चट्टानें और आग्नेय। बेसिकली 3 ही होता है: अवसादी, कायांतरित और आग्नेय। जीवाश्म जो है हर जगह उपलब्ध नहीं है, तो आग्नेय चट्टान इसका आंसर होगा। ठीक है, बहिर्मुखी जो बाहर आया, अंतर्मुखी जो अंदर रह गया धरती के। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे अब देखते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग दोस्तों, दिया है which of the following suggestions to the government about commercial lawsuit is indicated within the 1718 economic survey of India। जो 1718 में इकोनॉमिक सर्वे हुआ हमारे देश में, तो उसमें लॉसूट के बारे में क्या बोला गया? देखिए, लॉसूट तो क्या, अभी आप देखते हैं, जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, किसी भी कोर्ट में जाइए, इतना केसेस है कि जज कम पड़ जाते हैं। कितना केस तो ऐसा भी है कि वो मर गए हैं, जिनके केस चल रहा है वो दुनिया में है नहीं, लेकिन उनका केस अभी भी चल रहा है। तो जो सर्वे हुआ था 1718 में, इकोनॉमिक सर्वे, तो वहां यही बोला गया कि पहले भैया उसको खत्म करो, वहां कोई झेलने वाला नहीं है, केस तो कोई आ नहीं रहा है, केस चले जा रहा है, फलाना आदमी हाजिर हो, वो कब का मर चुका है। तो वहां पर क्या बोला गया कि पहले उसको कम किया जाए। तो इसका आंसर क्या होगा कि कानूनी मुकदमों की अन्वय को कम करना चाहिए। यहां बोला गया सर्वे में जितना भी है उसको कम किया जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हिटकेयर 1969 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत सभी जीवित जीवों का जगत में वर्गीकृत किया गया है। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू डैश किंगडम अंडर द सिस्टम प्रोड्यूस्ड बाय व्हिटकेयर इन 1969। तो ये जो क्वेश्चन है बायोलॉजी का है, और व्हिटकेयर जो है एक जीववैज्ञानिक थे। उन्होंने बोला भाई कि जो किंगडम है इसको कितने भागों में बांटे? 5 भागों में। पहला क्या था? पादप। दूसरा क्या था? प्राणी। तीसरा कवक, यानी जिसे फंगी बोलते हैं। चौथा प्रोटिस्टा, और 5वां क्या था? मोनेरा। तो उन्होंने 5 भाग में किंगडम को, जगत को बांट दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 5। मतलब कि व्हिटकेयर साहब जो थे उन्होंने 1969 में एक लेकर आए, बोले देखिए भाई साहब, ऐसा है ना कि हम इसको, इस किंगडम को 5 भाग में बांटते हैं। पहला कौन सा दोस्तों? पादप। दूसरा कौन? प्राणी। तीसरा कवक। चौथा प्रोटिस्टा, और 5वां क्या होता है?
मोनेरा। ओके दोस्तों, याद रहेगा आपको। एक बार फिर से बोलते हैं, पादप, प्राणी, कवक, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, ये 5 टाइप्स हैं किंगडम का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, मलयालम के लिए 2017 साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया था? क्वेश्चन ये है कि मलयालम भाषा की बात हो रहा है, मलयालम भाषा में किसको 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार ये है क्या, ये कब से दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये 1955 से हमारे देश में जो राइटर लोग होते हैं ना, लेखक लोग, कोई कविता लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है, उनको मिलता है। लेकिन अब पॉइंट ये है, क्या सबको मिल जाएगा? जी नहीं। जो हमारे 8वें अनुसूची में, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल लगना जाए, यानी टोटल कितना 22, और इसमें 2 और ऐड कर दिया गया। कौन कौन? इंग्लिश और राजस्थानी, यानी टोटल 24 भाषा है जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार हमारे देश में मिलता है और हर साल मिलता है। कभी 24 को 24 मिलता है, कभी 23 मिलता है, कभी 22 भी मिलता है। मतलब कि जितने भाषाएं में लिखते हैं लोग, जो अच्छा कुछ ज्ञान देता हो, कुछ अच्छी बातें लिखी हो, उनको ये पुरस्कार दी जाती है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार में क्या 50,000 की लमसम अमाउंट है, राशि भी मिलता है और एक ट्रॉफी मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि मलयालम भाषा में 17 में किसको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? दोस्तों वो थे हमारे केपी रामानुनी। कौन थे? केपी रामानुनी, जिनको ये पुरस्कार 2017 में दिया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में, यानी हमारे देश की बात हो रहा है कि भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसके द्वारा किया जाता है? जैसे ही आता है ना 280, ये बनाया किसके लिए गया है? हमारे राष्ट्रपति महोदय के लिए बनाया गया है। ओके दोस्तों, जनरली भारत में, यानी हमारे देश में कुछ भी होता है तो सबसे पहले कहा जाता है वो लोकसभा में, और लोकसभा के अंदर ये निर्णय होता है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वहां बहसें होती है। ठीक है, उसके बाद सब बोलते हैं हाँ ठीक है चलिए कीजिए भाई, सही है। इसके लिए वहां जाता क्या है, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति महोदय देखेंगे कि हाँ भाई ये देश के लिए बढ़िया है, तो साइन कर देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? राष्ट्रपति। मतलब कि भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हमारे राष्ट्रपति महोदय, यानी कि प्रेसिडेंट महोदय करते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां दिया है कि भारत के बाहर मरने वाले एकमात्र भारतीय, तो भारत के बाहर मरने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थे ये? सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लाल बहादुर शास्त्री। ये जो थे लगभग 18 मंथ के लिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे थे, लेकिन उतने में ही बहुत कुछ कर दिए। एक बहुत अच्छे इंसान थे, इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। इनके काल में महाअकाल भारत में आया था। 1966 में देश में भयंकर अकाल हुआ था। ओके दोस्तों, तो आइए जानते हैं ये जो थे 1965 में क्या हुआ था। भारत और पाकिस्तान में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह से हारा। भारतीय सेना ने लाहौर तक पहुंच गई थी। तो उसमें थे कौन? सोवियत संघ। पूरा दुनिया में राज था उनका, जो बोलते थे वही होता था। उन्होंने बोला कि ठीक है भारत आप भी आइए, पाकिस्तान आप भी आइए, और आप दोनों सुलह कीजिए। तो उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री उस समय के शास्त्री जी कहाँ गए थे? उज्बेकिस्तान, जो कि उसकी राजधानी क्या है? ताशकंद। वहां पर मीटिंग हुआ, और वहीं पर वो मतलब बोल सकते हैं कि काली रात थी। 11 जनवरी 1966, 11 जनवरी 1966 को 1:32 पर उनका वहीं पर स्वर्गवास हो जाता है। और वो हमारे देश के पहले पीएम थे जो कि देश से बाहर मर गए थे। ओके दोस्तों, ये कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि केंद्र सरकार के बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण दर्शाता है। देखिए कोई भी बजट हो,
सिंपल सी बात है कि हम लोग अपनी बात करते हैं तब पहुंचते हैं यहाँ पर। हम लोग का भी क्या होता है, देखते हैं कि हर महीना कितना आया, कितना गया, कितना सेविंग हुआ, यही ना, मतलब कितना हम रिसीव किए, कितना हम एक्सपेंडिचर किए और क्या बचा लिए। तो जो मेरा नियम है वो आपका नियम है, वही हर राज्य का नियम है, वही हर देश का नियम है, चाहे वो केंद्र हो, चाहे स्टेट हो, चाहे हम हो, सबका एक ही प्रणाली है क्या, कि कितना खर्च किए, कितना कमाए और कितना बचाए। तो जनरली क्या होता है कि जब केंद्र सरकार अपनी बजट पेश करती है, वहां दिखाती है कि भाई साहब इतना हमारा क्या हुआ है, अनुमानित प्राप्तियां हैं और इतना हमारा व्यय है, ठीक है। तो केंद्र सरकार के बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है, भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिए दिया है एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। और हिंदी में पढ़े इसको हम क्या बोलेंगे, एक उपकरण जिससे कहा जाता है एक सर्किट में विद्युत प्रवाह को मापता है। यानी सिंपली क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों कि सर्किट के अंदर विद्युत प्रवाह यानी इलेक्ट्रिक करंट को कौन मापता है। तो इसका आंसर होगा क्या, एमीमीटर। क्या होगा, एमीमीटर। लेकिन आप देख रहे होंगे कि 3 ऑप्शन और दिया हुआ है, ओम मीटर, थर्मामीटर, जाइरोस्कोप। तो इसका कुछ ना कुछ काम तो होगा ही ना, ऐसे तो नहीं दे दिया है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में भी। यहां दिया है ओम मीटर। तो ओम मीटर, एमीमीटर क्या था, इलेक्ट्रिक करंट। तो ओम मीटर क्या है, यह है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। क्या है ये, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस के लिए आपका ओम मीटर का उपयोग होता है। और नीचे दिया क्या, थर्मामीटर। ये तो आम बात है, बुखार नापते हैं हम लोग ना घर में, तुरंत लगाते हैं, मुंह में लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, क्या होता है, थर्मामीटर होता है। तो थर्मामीटर से क्या नापते हैं जी, टेम्परेचर। क्या जी, तापमान। तो थर्मामीटर से हम लोग जनरली क्या मापते हैं, टेम्परेचर मापते हैं। ओके, एक और दिया है जाइरोस्कोप। जाइरोस्कोप क्या होता है, किसी भी घूमती हुई वस्तु को नापना होता है ना, घूमती हुई वस्तु, रोटेशन ऑफ थिंग्स, अर्थ हो, कुछ भी हो, इसको मापने के लिए क्या करते हैं हम लोग है, जाइरोस्कोप का यूज करते हैं। किसको, जाइरोस्कोप का। तो एनी रोटेशन, किसी भी रोटेशन को मापना होता है वो क्या होता है, जाइरोस्कोप का यूज किया जाता है। दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं, एमीमीटर इलेक्ट्रिक करंट, ओम मीटर इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस और थर्मामीटर टेम्परेचर यानी कि तापमान, और चौथा क्या है, जाइरोस्कोप रोटेशन ऑफ थिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो दिया हुआ है क्या, भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता की प्रतीक है। मतलब कि हमारे देश के अंदर क्वालिटी फॉर ऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कौन जारी करता है, भैया ये चीज खरीद लो बढ़िया है, ठीक है ना। क्वालिटी ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ये होता है ISI, जिसका मतलब क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, द इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, क्या, ISI। पॉइंट है कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या, ISI, ठीक है। लेकिन 3 और नाम दिया हुआ है, एक दिया है क्या, एक मार्क, दूसरा क्या है FPO और तीसरा क्या है, इको मार्क है। तो जानते हैं इसके बारे में भी हम लोग, ठीक है, कि एक मार्क क्या है। अब देखिए एक मार्क माने क्या, एग्रो, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, बोलते एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एक मार्क मतलब। तो होता क्या इसमें है, अभी आप ही लोग हैं, हम लोग हैं जो क्या करते हैं, आटा खाते हैं। एक जमाना था कि चक्कियां जाकर खाते थे, अब क्या है, पैकेट आ रहा है आटा का, आटा चावल दाल सबका पैकेट आ रहा है। तो उस पर जो मार्का लगा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक मार्का। क्या बोलते हैं, एक मार्का। ओके, आगे देखते हैं नंबर 3 FPO। क्या है ये, FPO। ये FPO जो है मतलब क्या होता है, FPO फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। क्या होता है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। तो FPO जो है ये पैक्ड आइटम, मतलब ऐसा आइटम जो फ्रूट का होता है और पैक्ड होता है, जैसे जूस हो गया, फल हो गया, अगर जो पैकिंग में आ रहे हैं ना, तो इस पैकिंग वाला आइटम पर अगर FPO का मार्कर नहीं लगा हुआ हो तो समझ जाए कि क्वालिटी बढ़िया इसका नहीं है। तो क्वालिटी अगर अच्छा चाहिए तो FPO का मार्का जरूर से जरूर देख लीजिएगा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इको मार्का, नाम ही देखिए क्या कितना बढ़िया है, इको मार्का यानी कि इको फ्रेंडली आइटम्स, ऐसा आइटम जो हमारे पूरा इन्वायरमेंट को, वातावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचाए, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं हो, उस प्रोडक्ट पर इको मार्का का मार्क लगा रहता है। ओके दोस्तों, तो 4 चीज था, क्या था, एक मार्का ISI, तीसरा क्या था FPO, चौथा क्या था इको मार्का। तो एक मार्का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है, ISI इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, FPO फ्रूट आइटम्स पैक्ड, लाइक जूस पीते हैं, ऑरेंज जूस, मैंगो जूस, बहुत सारा आ रहा है आजकल, तो उस पर लगा रहता है। और इको मार्का इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो बनाए रखेगा, जिस प्रोडक्ट से कोई हमारे वातावरण का नुकसान नहीं हो, हमारे सोसाइटी का नुकसान ना हो, उस प्रोडक्ट पर इको मार्का का मार्क लगा रहता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए दिया है क्या, 2016 के ओलंपिक में किसने पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट स्वर्ण जीता। जैसे ही बात करते हैं ना ओलंपिक में दौड़, एक ही नाम आता है, उसैन बोल्ट। कौन? उसैन बोल्ट। ये बहुत तेज दौड़ते हैं भाई साहब, और जब से ही आए हैं ना हमेशा टॉप पे रहते हैं। ये जो है जमैका देश है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो उसैन बोल्ट जो है वही 2016 के ओलंपिक में जीते थे गोल्ड। अब यहाँ पर कुछ नाम और दिया है, जेसी ड्रिगासे, विलियम ब्लैक, ये तो मैंने कोई धावक को है ही नहीं। एक और नाम है इसमें, जस्टिन गैटलिन। जब उसेन बोल्ट नहीं थे तो महाराज जी है ना, ये हमेशा यही कर पाते थे, लेकिन उसेन बोल्ट के आने पर बेचारे सेकंड हो गए। तो जस्टिन गैटलिन जो है ये बिलोंग करते हैं अमेरिका से, मतलब USA। ठीक है दोस्तों, तो जस्टिन गैटलिन जो है USA का धावक है, एथलीट, और उसेन बोल्ट जमैका के हैं। इसका आंसर क्या होगा मालूम चल गया आपको। उसेन बोल्ट जो है वो 2016 के गोल्ड मेडलिस्ट थे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के विकास के कारण क्या था। देखिए, कोई भी आप काम के लिए अगर आपको विरोध करना है तो उसके लिए एक ही चीज लगता है, क्या लगता है? यूनिटी। मतलब कहते हैं ना कि जब हम हो साथ तो फिर क्या बात। बहुत सारे ऐसा कहानियां पढ़े हैं कि अगर साथ में है तो काम निपट जाएगा, अकेले है तो अकेले रह जाएंगे। तो बोला गया है कि यूनिटी मतलब मिल के जो काम किया जाता है उसके बाद ही अलग होता है। तो आगे बोलने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। एकता, क्या होगा इसका आंसर? एकता। तो भारत में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के विकास के कारण कौन था? एकता था हम लोग का। हम लोग सब एक हो गए, बोले ये नहीं ये होना चाहिए। अभी भी देखिए बहुत सारा चीज ऐसा है जहाँ कुछ भी करना होता है आंदोलन होता है। क्या होता है? आंदोलन होता है। और आंदोलन में क्या होगा? एक अंश होता है? नहीं, वहाँ हजारों लाखों लोग जुड़ते हैं और तब आंदोलन करते हैं कि नहीं भाई साहब ये गलत चीज है, इसको मत कीजिए, ऐसा कीजिए। तो एकता जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया क्या है? अयोध्या पहाड़ी स्थित है। अब यहाँ पर नाम ही दिया है क्या? अयोध्या। तो आपके दिमाग में चीज में होगा अयोध्या, अरे भाई अयोध्या यानी कि चल चलो यूपी, भूल कर बताइएगा। अयोध्या पहाड़ी यूपी में नहीं है, ये हमारे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां पड़ता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में अयोध्या पहाड़ी पड़ता है। और ये जो है छोटा नागपुर पहाड़ जो है ना, उसका लास्ट अंतिम एरिया। ठीक है, इसलिए पॉपुलर है। क्या नाम है इसका? अयोध्या पहाड़ी जो है वेस्ट बंगाल स्टेट है भारत का, वहां पड़ता है, न कि यूपी में। ठीक है ना, तो जान लीजिएगा पश्चिम बंगाल इसका आंसर होगा। देख लीजिए आपने दिया है उत्तर प्रदेश, नाम सुने होते हैं टिक दिए, गलती हो जाएगा। आप पूछ के हम तो सही मार्क आए हैं, लेकिन ये 1 नंबर जाएगा दोस्तों, 1 नहीं जाएगा, साथ में 0.25 भी ले जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अयोध्या पहाड़ी जो है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, न कि उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया है कुद के राज्य से नृत्य का एक रूप है। कुद इज ए फॉर्म ऑफ डांस। कुद जो है
किस स्टेट का डांस फॉर्म है। अभी कुछ देर पहले हम लोग ने कुछ डांस फॉर्म के बारे में बात किया था। यहाँ पे एक देखिए डांस फॉर्म पहुंच गया कि कुद जो है किस राज्य का डांस फॉर्म है, कुछ स्टेट्स। ओके, तो पहले जानते हैं उत्तर इसका। तो भाइयों बहनों, कुद जो है जम्मू एंड कश्मीर का एक डांस फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर कुछ और नाम भी दिए हैं। तो आइए साथ में वहां का भी जान लेते हैं कि हाँ भाई उस स्टेट का डांस फॉर्म क्या क्या है। दिया है गुजरात। गुजरात तो नाम सुन के ही आ जाता है क्या, गरबा। गुजरात में क्या होता है, गरबा जो फेमस। तो गुजरात का क्या होता है, गरबा डांस फॉर्म। नीचे दिया है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में भी दो तीन है, एक कीर्तन डांस फॉर्म है, एक चाऊ है, ठीक है, एक और केरल। तो केरल क्या होता है, भारत नाट्यम। नहीं, कहाँ का है वो, तमिलनाडु का। तो केरल क्या होगा, कथकली। ये ध्यान दीजिएगा, कथकली होगा तो केरल का होगा, कहीं कथक होगा और आपने मार दिया केरल, गलत है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म है, कथकली जो है वो केरला का है। और केरला का एक और डांस फॉर्म होता है मोहिनी नाट्यम, ठीक है। तो केरला का दो ध्यान में रखिए, कथकली, मोहिनी नाट्यम, ठीक है। कथक मतलब उत्तर प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली तब केरला। वैसे भी देख ही रहा है कि केरला में क्या आजकल हो रहा है, हिंदू जो है घटते जा रहे हैं, तो वहां अली लोग बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा। और वहां का एक और डांस फॉर्म केरल का मोहिनी नाट्यम। तो दोस्तों इस मालूम चल गया आपको कि कुछ डांस फॉर्म जो है कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का है। कुछ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। गुजरात गरबा, गुजरात गरबा, डांडिया भी होता है वहां पर। गुजरात गरबा, पश्चिम बंगाल कीर्तन डांस या फिर चाव बोल सकते हैं। और केरल का क्या होता है, कथकली और मोहिनी नाट्यम, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग यही समाप्त करेंगे और आपसे हम ये जानने के इच्छुक हैं कि हम जो आपको यहाँ पढ़ाए आपको कैसा लगा। इसके लिए कृपया कृपया आप लोग लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल जीनियस क्लब को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।